वीडियो सीरीज में देख रहे हैं हम लोग प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर 2016 की जो मैगजीन है उसकी हैंड रिटन समरी है ये। अजेंद्र राठौर जी के नोट्स हैं, हिंदी मीडियम में लिखते हैं ये नोट्स अपने, और हमने इसमें इंग्लिश का भी जोड़ दिया है, तो ये इंग्लिश में नोट्स हैं पूरे। ये अभी हम 2 पार्ट देख चुके हैं, 3 पार्ट। उसमें नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ की हम समरी देख चुके हैं। ये होगी इकोनॉमी की समरी, यानी कि इकोनॉमी में क्या क्या हुआ सितंबर और अगस्त महीने में। तो ये वही कुछ प्रमुख जो बैंकिंग दरें होती हैं, वो रेपो रेट ये उस टाइम था 6.56 था, फिर बैंक दर था 7% और एमएसएफ 7% था, सीआरआर था 4%। ये मैंने आपको अपडेट करके दिसंबर वाली में बताया था, आप उसको याद रखिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए इसमें कृषिगत उपजों के लिए अधिकतम उत्पादन वाले राज्य की लिस्ट दी हुई है, मतलब कि क्रॉप वाइज कौन कौन से टॉप पे हैं, प्रोड्यूसर हैं। जैसे कि चावल यानी कि राइस यानी कि पैडी का जो टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल, आप याद रखिएगा इसको। गेहूं यानी कि वीट का जो टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है पूरे इंडिया में वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आलू का भी टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है, उत्तर प्रदेश गन्ने का भी टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। मक्का यानी कि मेज का जो टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है वो है आंध्र प्रदेश। मोटा अनाज यानी कि कोर सीरियल का जो टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है वो है महाराष्ट्र। दालें यानी कि पल्सेस का जो टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है, मतलब सबसे ज्यादा जो पल्स का प्रोडक्शन करता है वो है मध्य प्रदेश। देखिए पूरे इंडिया में जो इंडिया की पल्स की जो डिमांड होती है वो करीबन होती है 22 मिलियन टन, और हम जो पूरे इंडिया में जो टोटल प्रोड्यूस करते हैं वो होता है 17 से 18 मिलियन टन सिर्फ। तो हमको हर बार 4 से 5 मिलियन टन की एक्स्ट्रा पल्सेस की जरूरत पड़ती है, जो कि हम इसको इंपोर्ट करते हैं। और एक आपको फैक्ट और बता देता हूं मैं, कि जो इंडिया में पल्सेस का प्रोडक्शन होता है 17 से 18 मिलियन टन, इतना हम प्रोड्यूस करते हैं कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो पल्स का प्रोड्यूसर है वो है इंडिया। लेकिन फिर भी हमारी जरूरतें नहीं पूरी हो पाती इससे, तो हमको इंपोर्ट करना पड़ता है मोजाम्बिक से और भी कई सारी नॉर्थ ईस्ट की कंट्री से, ये आशियान की कंट्री से। कुल खाद्यान्न यानी कि टोटल फूड प्रोडक्शन में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो फूड टोटल फूड प्रोडक्शन मतलब राइस और ये सब मिला के होता है वो होता है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश गेहूं का भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, यानी कि वीट का भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और टोटल फूड ग्रेन में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। सेकंड नंबर पे है पंजाब टोटल फूड प्रोडक्शन में। मूंगफली यानी कि ग्राउंड नट का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है इंडिया में वो है गुजरात। सरसों यानी कि मस्टर्ड का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है पूरे इंडिया में वो है राजस्थान। सोयाबीन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे इंडिया में वो है मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। तो एमपी में दालें भी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती हैं और सोयाबीन भी प्रोड्यूस होता है। सनफ्लावर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है कर्नाटक में। देखिए टोटल तिलहन यानी कि टोटल जो ऑयल सीड्स होती हैं 9 तरीके की होती हैं, ये लिनसीड और मस्टर्ड और सनफ्लावर जितनी भी सब मिला के टोटल तिलहन यानी कि समस्त तिलहन में जो नंबर 1 प्रोड्यूसर है पूरे इंडिया में वो है राजस्थान। आप याद रखिएगा इसमें। गन्ना यानी कि शुगर केन में भी मैंने बताया आपको, शुगर केन में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे है प्रोड्यूसर। कॉटन यानी कि कपास में नंबर 1 पे है गुजरात। तो गुजरात सब में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, गुजरात किस किस प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है, सबसे पहला कॉटन और दूसरा ग्राउंडनट। ग्राउंडनट सबसे ज्यादा गुजरात में प्रोड्यूस होता है, यानी कि मूंगफली सबसे ज्यादा गुजरात में प्रोड्यूस होती है। कपास सबसे ज्यादा गुजरात में प्रोड्यूस होता है, यानी कि कॉटन सबसे ज्यादा गुजरात में प्रोड्यूस होता है। जूट जूट यानी कि मिस्ता जो है ये वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन होता है पूरे इंडिया में। जूट के बारे में आपको कई बार पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। जूट जब इंडिया पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है, जब पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सब तीनों मिले हुए थे, जब पार्टीशन नहीं हुआ था, तो इंडिया जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। लेकिन जब पार्टीशन हो गया तो जो जूट की कारखाने जो मिल्स थी वो तो इंडिया में रह गई, और जो जूट का प्रोडक्शन वाला एरिया था, जो जहाँ पे जूट की क्रॉप लगाई जाती थी, वो चला गया ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश में। तो कुछ दिनों तक बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जूट प्रोड्यूसर हो गया था। लेकिन अब इंडिया ने फिर से जूट के प्रोडक्शन में नंबर 1 प्लेस हासिल कर लिया है। तो यानी कि इस समय इंडिया पूरे वर्ल्ड में जूट प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है। और पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जो जूट का प्रोडक्शन होता है वो है पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। आलू में भी मैंने बताया था आपको, आलू के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे है प्रोड्यूसर, ये गन्ने में है, गेहूं में है और आलू में। प्याज में नंबर 1 प्रोड्यूसर है महाराष्ट्र। ये मैं आपको एक टॉप लिस्ट बता चुका हूँ, उसमें क्रॉप की लिस्ट है कि क्रॉप वाइज प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, और मिनरल्स की लिस्ट है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है कोल का, जितना भी है, और रिजर्व कहाँ पे है, ये सब बता चुका हूँ मैं आपको। वो वीडियो देख लीजिएगा आप।
ये बस प्रतियोगिता दर्पण की समरी में लिखा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। फिर जीएसटी से रिलेटेड कुछ फैक्ट नहीं इकोनॉमी न्यूज में, कि जैसे इसका आधिकारिक नेम है, ये देखिए जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो था ये 122nd था, यानी कि संविधान का 122वां संशोधन विधेयक था ये 2014। लेकिन जब ये एक्ट बना, ये फाइनली अब पास हो चुका है लोकसभा राज्यसभा से, तो अब ये 101 है ये, यानी कि ये 101st अमेंडमेंट एक्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इसकी एंट्री होगी इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में वो 101 होगी, तो ये आप याद रखिएगा। और 122nd बिल था, जब पहले बिल होता है फिर वो जब बन जाता है, पूरा पास हो जाता है, राष्ट्रपति की सहमति हो जाती है, तो एक्ट बन जाता है। तो एक्ट है 101 और बिल था 122। लोकसभा से कब पारित हुआ? 6 मई को, राज्यसभा से 3 अगस्त को, और लोकसभा में पुनः पारित हुआ था 8 अगस्त को। तो फाइनली देखिए इसमें फेडरल प्रोविजंस को भी चेंज करने के हैं, तो इसको स्टेट असेंबली जितनी भी है इंडिया में उनकी आधी से मंजूरी मिलनी जरूरी थी, यानी कि 29 है इस समय, तो 15 कम से कम चाहिए थी, लेकिन अब तो फाइनली पूरा पार्लियामेंट में से भी पास हो गया है और एक्ट बन चुका है अब तो। और ये 17-18 स्टेट से भी पास हो चुका है। 6 संविधान संशोधक ये विधेयक भी किए गए हैं इसमें। और देखिए मैंने बताया भी आपको कि संविधान संशोधक विधेयक होने के कारण राज्यों की 50% विधानसभाओं से इसकी अनुमोदन की आवश्यकता है, क्योंकि ये वो वाला है कि इसमें फेडरल प्रोविजंस को मतलब छेड़छाड़ कर रहा है। तो फेडरल प्रोविजंस है, मतलब जो स्टेट के टैक्सेस थे उन पे भी अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट को हक मिल जाएगा, तो इसीलिए इसको स्टेट से भी पास होना जरूरी था। असम सबसे पहला स्टेट था, याद रखिएगा, 13 अगस्त 2016 को यह विधेयक जो था ये सबसे पहले किस स्टेट असेंबली ने पास किया? असम ने। आप नाम याद रखिएगा, असम बीजेपी शासित है, यानी कि बीजेपी की वहां पे गवर्नमेंट है। अन्ना द्रमुक ने अपने आप को मतदान से अलग रखा था। और बिहार इस विधेयक को पारित करने वाला पहला गैर भाजपा शासित राज्य था। तो ये आप याद रखिएगा, असम सबसे पहला था और गैर भाजपा में बिहार था। देखिए एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो जितनी भी इंडिया में गुड्स पे लगेगा और सेवाओं पे लगेगा, तो टोटल जितने भी स्टेट टैक्सेस लगते हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस था, कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस था, कॉम्प्लेक्स बहुत टैक्स पे वो सब प्रोसीजर था, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए जीएसटी लाया गया है। और इससे जीडीपी में भी ग्रोथ हो गई है। कई सारे इकोनॉमिस्ट का ये अनुमान है, एनसीएईआर ने बोला है कि जीडीपी करीबन 1 से 2% के बीच में बढ़ जाएगी। और अब जो वैट, अभी तक जो स्टेट में वैट लगता था उसी का एक्चुअली मॉडिफाइड फॉर्म है जीएसटी। और सबसे पहले इसका सुझाव दिया था केलकर टास्क फोर्स ऑन इनडायरेक्ट टैक्स 2013 में, तो केलकर समिति ने इसका दिया था। देखिए ये इसमें जीएसटी में क्या क्या आ जाएगा? जीएसटी में आ जाएगा, ये सब्स्यूम कर लेगा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को, सर्विस टैक्स को, एडिशनल कस्टम ड्यूटी को, सरचार्ज को, और स्टेट लेवल वैल्यूडेड टैक्स को, यानी कि वैट को। ये देखिए पूरी लिस्ट है इसमें। दो जीएसटी में 3 टाइप के होंगे, एक सेंट्रल जीएसटी होगा, एक स्टेट जीएसटी होगा, और एक आईजीएसटी होगा, जो कि एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में ट्रेड होगा उसमें लगेगा। अब सीजीएसटी में क्या क्या आ जाएगा? सेंट्रल डिवाइस, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेटरी प्रिपरेशन, एडिशनल ड्यूटी ऑन एक्साइज और सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, सीवीडी एंड एससीडी, और सरचार्ज और सेस जितना भी है। स्टेट जो जीएसटी होगा उसमें क्या क्या सब्स्यूम हो जाएगा? स्टेट वैट, परचेज टैक्स, इन्वायरमेंट टैक्स, लॉटरी इंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, और स्टेट सेसेस और स्टेट से सरचार्ज, तो ये सब लग जाएंगे, आप याद रखिएगा इसमें। फिर इसमें और ये कुछ ये फैक्ट है कि जो प्रपोज जीएसटी रिजीम होगा उसमें ये डेस्टिनेशन बेस्ड होगा, ये आप याद रखिएगा। मतलब अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल जा रहा है या ट्रेड हो रहा है, तो जहां पे जा रहा है डेस्टिनेशन बेस्ड वहां पे टैक्सेशन होगा। डुअल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, अभी मैंने बताया सेंट्रल और स्टेट दोनों। आईजीएसटी होगा, उसमें जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन होगा तब वो आएगा आईजीएसटी पिक्चर में। और भी ये सीमलेस क्रेडिट हो जाएगा और स्टेट वाइज डिटर्मिनेशन हो जाएगा टैक्सेबल पर्सन का। तो ये है इसमें। फिर ये चौथी न्यूज इकोनॉमी की, क्यों एसबीआई के जो 5 एसोसिएट बैंक थे और प्लस जो भारतीय महिला बैंक इंडियन गवर्नमेंट ने चालू की थी, इन सब का मर्जर हो जाएगा और एक बैंक बनेगा। तो ये 5 एसोसिएट बैंक कौन कौन से थे? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। तो अब ये इसमें से ये जो स्टेट बैंक ऑफ मैसूर है, इसको ये शेयर मार्केट में इस समय है, ये इसमें ट्रेडिंग होती है। इसको मिला के और प्लस भारतीय महिला बैंक मिला के, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का अभी बैंक है, मतलब जो भारतीय महिला बैंक है उसमें जो पूरा जो ये शेयर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, तो दोनों मिला के होगा इसमें। तो अब जितने भी एसबीआई के स्टेट एसोसिएट स्टेट बैंक है और प्लस भारतीय महिला बैंक को मिला के एक बैंक बना दिया जाएगा, और वो हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये 2013, चलिए अभी नेक्स्ट बात करते हैं इसको।